अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सल्फ़र का। लास्ट टाइम हमने सल्फ़र के एलोट्रोपिक फॉर्म्स पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सल्फ़र का इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड को ना हम किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड मोस्टली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे पेपर इंडस्ट्री हो, चाहे सोप इंडस्ट्री हो, ज़्यादातर मेजॉरिटी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ना तकरीबन वो सब सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करती हैं, सिवाय कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। बाकी जितनी भी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ हैं दे यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल करती हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसे किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली यूज़ होता है हर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जितना ये यूज़ होता है इतना कोई और कंपाउंड यूज़ नहीं होता, इसलिए हम इसको किंग ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये जो सल्फ़र है इसके साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ज़रिए से कनेक्ट है और दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होते हैं। और फार्मूले में तो सल्फ़र के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, कि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो एमसीक्यूज आता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है। एक्चुअली ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, इट वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी। ये जर्मनी में डेवलप हुआ, ठीक है, एंड ऑपरेट इन 1912 में इसको ऑपरेट किया गया, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये किस बुनियाद पर है प्रोसेस, मतलब कि इस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड हम किस चीज़ में से बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली मैंने लिखा है बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर या आयरन बाइराइड। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर जो हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं ना, वो या तो सल्फर से बनाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन करवा के, या अगर सल्फ़र अवेलेबल नहीं है तो या आयरन पायराइड से। आयरन पायराइड क्या है? ये सल्फ़र का कंपाउंड है, और ठीक है, तो इसमें सल्फ़र भी होता है, ठीक है, आयरन के साथ सल्फ़र होता है। तो आयरन पायराइड्स को इसको ऑक्सीडाइज करके हम बनाते हैं, या सल्फ़र को करना है। एक्चुअली इसको ना ये आयरन पायराइड जो होता है ना, ये बेसिकली और ये बहुत सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो आयरन पायराइड से बनाया जाता है, किसमें सल्फ़र की क्वांटिटी भी डबल है और बहुत सस्ता भी है, ज़्यादा भी मिलता है, इसलिए मोस्टली आयरन पायराइड से बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रॉ मटेरियल्स। कौन से रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए? नंबर 1 सल्फ़र, अगर सल्फ़र है तो ठीक है, या आयरन पायराइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाए एयर या ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट वाटर भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जो बना हुआ है वो भी हम यूज़ करते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर अजीब बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ कर रहे हैं। देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो बना हुआ है ना, ये हमने दूसरे मेथड से बनाया था, मतलब और भी मेथड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के, लेकिन जो लार्ज क्वांटिटी कमर्शियल स्केल पर ज़्यादा क्वांटिटी में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है वो बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों उठाया? एक्चुअली ये बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड कुछ क्वान्टिटी उठाते हैं, वो इसलिए उठाते हैं टू यूज़ टू एब्जॉर्ब द हीट एंड एज अ ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। मतलब कहने का ये है कि इस प्रोसेस में हीट एनर्जी जो रिलीज़ होती है, उस हीट एनर्जी को एक तो एब्जॉर्ब करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, दूसरा कि इस प्रोसेस में कुछ वाटर के वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उन वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स के वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर ड्राइंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये यहाँ यूज़ करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, जस्ट ये वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब और हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले हम आपको प्लांट समझाएंगे कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखें ये सारे आपके सामने मैंने कुछ टावर और चैम्बर्स रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट चैम्बर है ना, इस चैम्बर को हम कहते हैं पायराइट बर्नर, क्योंकि इसके अंदर पायराइट को बर्न किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। और उसके बाद है यहाँ पर
डस्ट फिल्टर, यहाँ पर ना इसमें डस्ट की फिल्ट्रेशन करवाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं डस्ट वगैरह जो दूसरे, ठीक है, तो यहाँ पर उनको फिल्टर किया जाता है, इसको डस्ट फिल्टर चैम्बर कहते हैं। और इसके यहाँ पर ये वॉशिंग टावर है, यहाँ पर वॉश किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को। और यहाँ पर जो है ना ड्राइंग टावर है, यहाँ पर ड्राई किया जाता है, वाटर के वेपर्स को ख़त्म करते हैं विद हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैम्बर है ना मेन टावर, वो ये है जिसको हम कॉन्टेक्ट टावर कहते हैं, दिस वन इज द कॉन्टेक्ट। और इस कॉन्टेक्ट टावर के अगर आप देखें, ये इस कॉन्टेक्ट टावर के अंदर ना हम कैटलिस्ट फिट करते हैं, उस कैटलिस्ट का नाम होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये कैटलिस्ट होता है, याद रखना। कॉन्टेक्ट टावर के अंदर ना हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यहाँ रखते हैं, यहाँ कैटलिस्ट पड़ा होता है रेड कलर, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद ना यहाँ पर क्या एब्जॉर्प्शन टावर है, और ये भी एब्जॉर्प्शन टावर है, ठीक है। तो चले वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। एक्चुअली सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, ये जो पायराइट बर्नर है इसके अंदर ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इसके अंदर सल्फर या आयरन पायराइड हम इसमें एंटर करें, और उसके साथ ऑक्सीजन भी, क्योंकि हम इसमें यहाँ इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, सल्फर या आयरन पायराइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं तो इस पायराइड बर्नर के अंदर ना यहाँ कैटलिस्ट फिट किया जाता है, इसका नाम है प्लैटिनियम। तो याद रखो इस चैम्बर में पायराइड बर्नर में हम प्लैटिनियम की ये शीट पड़ी, ये प्लैटिनियम की गाज पड़ी हुई है, प्लैटिनियम की जाली लगाई हुई जाती है, ठीक है। और प्लैटिनियम एक्ट एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लैटिनियम फिट किया जाता है। अब क्या करेंगे, सल्फर या आयरन पायराइड क्या करेंगे, अब इसमें एंटर करेंगे, और साथ में ऑक्सीजन भी बहुत सारी ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही ये सल्फर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मान लो ये सल्फर आ गया, और क्या आएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पर आएंगे तो ये प्लैटिनियम कैटलिस्ट है, ये क्या करेगा, इसको गर्म किया जाता है, ये क्या करेगा, प्लैटिनियम कैटलिस्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन को सल्फर के साथ जोड़ देगा, इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा, इसके साथ जोड़ देगा तो इससे सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सल्फर या ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मिलने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सल्फर की, क्योंकि सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। इसी तरह सेम बिल्कुल यहाँ पर अगर आप आयरन पायराइड यूज करेंगे, यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ ये आयरन पायराइड है, इस आयरन पायराइड को अगर सल्फर नहीं तो आयरन पायराइड को भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसके साथ ना बहुत सारा ऑक्सीजन मिलाया जाता है। तो कुछ ऑक्सीजन ना आयरन के साथ मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है बेसिकली, फिर वो चाहे सल्फर से हो चाहे आयरन पायराइड से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेंगे। तो अब आपको मुझे बताओ कि ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अच्छा, हमने जो ऑक्सीजन ऐड किया है ना इसमें, बहुत सारा ऑक्सीजन ऐड किया है, तो मतलब कि ऑक्सीजन बहुत, कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा और अदरवाइज कुछ ऑक्सीजन यहाँ पर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन फ्री भी पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ कि क्या बन गए प्रोडक्ट, यहाँ पर फर्स्ट जो चैम्बर है उसमें सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है SO2 में, तो यहाँ पर हमने सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। और क्या बन गया, ये आयरन ऑक्साइड भी बन गया। आयरन ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी, हमें ये नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है तो यहाँ पर ना ये जो आपने उठाया है ये आयरन पायराइड एक और होता है, और इसके अंदर ना कुछ डस्ट भी होती है, कुछ इम्प्योरिटीज होती है अर्थी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ अर्थी इम्प्योरिटीज होती है, मतलब डस्ट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दो गैसेस को, सल्फर डाइऑक्साइड और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पड़ी है, अब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ना हम यहाँ कहाँ भेजेंगे, हम कॉन्टेक्ट टावर में, या अब इनको यहाँ साफ करके यहाँ पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मेन आपका चैम्बर है, इसमें कैटलिस्ट होता है वेनेडियम। तो लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को भेजने से पहले ना हम इनको सफाई करेंगे, कैसे, तो मतलब इनके साथ जो इम्प्योरिटी है, मान लो आपको पता है मैंने कहा ना कि यहाँ पर कुछ डस्ट के पार्टिकल भी, डस्ट इम्प्योरिटीज भी मौजूद है। जैसे मान लो ये ग्रीन कलर की क्या है, ये डस्ट है, ये डस्ट पड़ी हुई है सपोज करें, तो ये डस्ट है, ग्रीन कलर की मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ये डस्ट के पार्टिकल है। तो ये अब हम चाहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सिर्फ यहाँ भेजना है, अदरवाइज जो डस्ट है और जो आयरन ऑक्साइड है, ये इम्प्योरिटी, इनको रोकना है। तो इसके लिए हमने 3 फिल्ट्रेशन चैम्बर लगाए, ये तीनों, इनमें फिल्ट्रेशन करते हैं, सफाई करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की।
तो अब यहाँ पर फैन लगा होता है, पंप और फैन लगा होता है, तो वो पंप और फैन क्या करता है, इन गैसेस को, इन जितनी भी जो प्रोडक्ट है इनको क्या करेगा, वो आगे पुश करता रहता है। इस तरीके से ये गैसेस और ये इम्प्योरिटी आगे जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ये बन गए, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आगे जाएंगे और इसके साथ डस्ट और इम्प्योरिटी भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने डस्ट फिल्टर चेंबर लगाया, तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे ही डस्ट चेंबर में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से, तो यहाँ पर डस्ट फिल्टर चैम्बर में ना एक जाली लगी होती है, ठीक है, तो बहुत ही पतली सी एक जाली लगाई जाती है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इस जाली के होल में से पास हो जाते हैं, जाली में से ये पास हो जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो और आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो डस्ट और आयरन ऑक्साइड जो है ना, वो इस डस्ट फिल्ट्रेशन चैम्बर में क्या होता है कि यहाँ पर रुक जाता है और नीचे गिर जाता है, तो डस्ट यहाँ पर पास नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डस्ट यहाँ पे नीचे रह जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डस्ट जो होगी वो जाली में रुक जाएगी, ठीक है, पास नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर डस्ट रुक जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इंटर हो जाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल जो आयरन ऑक्साइड के भी यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी हमने, तो अब हमने क्या किया कि डस्ट पार्टिकल और जो आयरन ऑक्साइड है ये हमें नहीं चाहिए। क्यों, एक्चुअली क्या है ना, अगर ये आप डायरेक्ट कांटेक्ट टावर में भेजेंगे तो इसमें इम्प्योरिटी भी है, डस्ट वगैरह भी है। अगर फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट भेजेंगे, तो यहाँ पर वेनाडियम पेंटॉक्साइड जो कैटलिस्ट पड़ा हुआ है ना, वो इम्प्योरिटी क्या करेगी, इस कैटलिस्ट को खराब कर देती है। अगर ये कैटलिस्ट खराब हो गया तो फिर वर्किंग नहीं होगी, सही तरीके से फंक्शन नहीं होगा और आगे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बिल्कुल साफ करके यहाँ भेजे। इसके साथ जो भी इम्प्योरिटी है, मतलब डस्ट है या आयरन ऑक्साइड है और जो भी इम्प्योरिटी है, हम उनको यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर तो डस्ट फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जाली लगी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इसमें से पास हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अदरवाइज जो डस्ट के पार्टिकल हैं और आयरन ऑक्साइड है वो यहाँ पर रुक जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हमने कहा डस्ट और आयरन ऑक्साइड ये फिल्टर हो गए। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आगे जाएंगे, आगे जाके क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है वॉशिंग टावर है। अब यहाँ पर ना सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ पे वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इस जाली में से कुछ क्वांटिटी अगर डस्ट के पार्टिकल की या और कोई इम्प्योरिटी है ना, इसमें से पास हो गई हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर वॉश करके उसको मजीद भी खत्म कर देते हैं। अब हमने कहा यहाँ पर क्या आ गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड आ गया और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना वाटर ऊपर से स्प्रे करवाएंगे, वाटर फेंकेंगे। जैसे ही वाटर स्प्रे करवाएंगे, क्यों फेंक रहे हैं कि हो सकता है कि इस जाली में से कुछ इम्प्योरिटी डस्ट के पार्टिकल पास हो गए हो। मान लो अगर डस्ट के पार्टिकल कुछ पास हो भी गए तो आगे हम वॉश करते हैं, तो हो सकता, सपोज करें कुछ पार्टिकल हमने कहा ये डस्ट के आ गए यहाँ पे, तो ऊपर से क्या करेंगे, वॉश करेंगे, और वॉशिंग के दौरान वो जो इम्प्योरिटी होगी थोड़ी बहुत जो निकल गई होगी जाली से, यहाँ आ गई होगी, इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, अगर इम्प्योरिटी रह भी गई होगी, जाली से निकल गई होगी, तो उसको रिमूव करने के लिए ऊपर क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं वाटर के जरिए से। तो पानी जैसे ही फेंकेंगे ऊपर से, तो वो पानी क्या करेगा, ये जो इम्प्योरिटी है डस्ट के पार्टिकल है इनको अपने साथ नीचे ले जाएगा। इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्री हो जाएंगे। तो ऊपर से पानी फेंकेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके डस्ट पार्टिकल है ना, ये डस्ट पार्टिकल सारे कहाँ जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे। वॉश करेंगे तो ये पानी के जरिए से क्या हो गया, पानी इनको नीचे ले जाएगा, तो यहाँ पे डस्ट आ गए और पानी इनको, ठीक है, तो पानी जैसे फेंकेंगे तो डस्ट हो या इम्प्योरिटी होगी वो उनको ले जाए। इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्री हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताएं मुझे, अगर आप पानी ऊपर से फेंकेंगे डस्ट तो रिमूव हो जाएगी पानी के जरिए से, ठीक है, मतलब ठीक है, रिमूव हो जाए। लेकिन आप मुझे बताओ पानी इतना सारा, तो लेकिन कुछ पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो यहाँ पर वेपर की फॉर्म में रह जाते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे कुछ पानी के वेपर्स भी रह जाते हैं। अब हमने कहा डस्ट तो चली गई, लेकिन वाटर के कुछ वेपर्स से बन जाते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं गैस की फॉर्म में। तो अब हमने चाहते हैं कि ये जो वाटर के वेपर्स हैं ना, इनको भी खत्म करें, क्योंकि ये वाटर के वेपर्स भी क्या करेंगे, अगर ये आ गए यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड को खराब कर देंगे, तो यहाँ खराब कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि ये वेपर्स भी यहाँ पे खत्म, इसलिए उसके बराबर में ड्राइंग टावर लगाया जाता है। तो ड्राइंग टावर में क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ड्राइंग टावर में जैसे ही ये वाटर के वेपर्स और
ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, हमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ भेज रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यहाँ भेजेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर कुछ वाटर के वेपर्स भी आ जाते हैं। मान लो ये वाटर के वेपर्स आ गया, अब हम चाहते हैं कि ये वाटर के वेपर्स यहाँ पे ही खत्म कर दे, इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्राइंग एजेंट है, जैसे ही ऊपर से स्प्रे करवा के फेंकेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है हाइग्रोस्कोपिक है, ये वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इस्तेमाल, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से फेंकेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जाके ये इसके साथ वाटर के एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर को अपने साथ नीचे ले जाएगा। तो इस तरीके से वाटर के वेपर सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि हम बना भी सल्फ्यूरिक एसिड रहे ना, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर बच गए तो कोई इशू नहीं, आगे वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो कोई और ड्राइंग एजेंट मत बताए कि वरना जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो ड्राइंग एजेंट के वेपर्स उसमें भी आ जाएंगे, तो मतलब वो इंप्रूरिटी हो जाएगी। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे क्योंकि बना भी सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से फेंकेंगे तो ये वाटर के वेपर एब्जॉर्ब करके नीचे चला जाएगा, और इस तरीके से आपका क्या होगा कि ये आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इनको वाटर के वेपर्स को ले जाएगा। अब बचा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, बिल्कुल प्योर हो गए। अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ इम्प्योरिटी नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कहाँ आएंगे, अब आ जाएंगे कॉन्टेक्ट टावर में। अब आगे तवज्जो करो, अब ये कॉन्टेक्ट टावर में आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्ट टावर के अंदर आ जाते, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये SO2 और ये SO2, सल्फर डाइऑक्साइड आ गए, और क्या ऑक्सीजन भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, अब हमने कहा जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट टावर में एंटर होंगे, तो आपको पता है कि ये जो कॉन्टेक्ट टावर होता है ना, इसको बंद किया जाता है, इसको प्रेशराइज किया जाता है। कितना प्रेशर रखते हैं इसको बंद, 1.5 से 1.7 ATM, और इस कंटेनर को गर्म भी किया जाता है, कितना गर्म, 450 से लेकर 500, अराउंड द 500 सेंटीग्रेड यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट को गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगा तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करेगा, ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करेगा, इन ऑक्सीजन को ना, ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करेगा, तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करेगा, इन ऑक्सीजन को ना आपस में मिला देगा, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और दूसरा ऑक्सीजन इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा। ये अब आप पूछेंगे सर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी थे, यहाँ नहीं मिल रहे थे, नहीं, क्योंकि इनको मिलाने वाला कौन है, वेनेडियम है, तो यहाँ वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट तो नहीं है ना, तो ये इसलिए क्या कहता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो एक ऑक्सीजन ये SO2 के साथ मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएंगे, समझ आ गए, तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टेक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, तो अब यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। और ये MCQs आता है कि पूछा जाता है कि कॉन्टेक्ट टावर में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द प्लैटिनियम। तो यहाँ पे दो कैटलिस्ट, एक प्लैटिनियम सल्फर की ऑक्सीडेशन के लिए और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल। अब क्या बन गए, अब बन गए आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब आपके क्या बन गए, तवज्जो करना, अब आपके ये बन गए सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गए। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद क्या करेंगे, वैसे एक बात बताओ, अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया ना, अगर आप रिएक्शन के हिसाब से देख लें कि अगर हम बात करें कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर आप इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला दें, किसके साथ मिला दें, अगर आप इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला दें तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो इसका मतलब है कि अब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। लेकिन हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट वाटर के साथ नहीं मिला रहे हैं, बल्कि उससे पहले हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, उसके बाद वाटर में। अब सवाल है ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ डायरेक्ट क्यों नहीं मिलाते हैं। एक्चुअली इसलिए नहीं मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तो बन जाता है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर डायरेक्ट वाटर के साथ मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड तो बन जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव होती है, बहुत वायलेंटली होती है, बहुत विगोरस रिएक्शन होती है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है, बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है और इससे बहुत सारे धमाके होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके प्लांट पे असर पड़ सकता है, ये खराब होता है। तो इसलिए ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ नहीं मिलाते ड्यू टू ये एक्सप्लोजिव होने की वजह से। ठीक है, तो दिस वन इज एक्सप्लोजिव रिएक्शन। तो ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, इसलिए डायरेक्ट कभी वाटर के साथ आप नहीं मिलाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊं
तो फिर क्या करते हैं, इनडायरेक्टली मिलाते हैं। वो इनडायरेक्टली कैसे, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को यहाँ भेजेंगे, यहाँ पे मान लो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऊपर से ना अब क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ना हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, हम यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, इससे बनेगा H2S2O7, ये प्रोडक्ट बनेगी। और हम इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को कहते हैं ओलियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ओलियम बनाते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को SO3 के साथ मिला के क्या H2S2O7 ओलियम बनाते हैं। अब ये जो ओलियम बनाते हैं ना, अब ये ओलियम जाके क्या करते हैं, ये ओलियम वाटर के साथ मिलाते हैं, और जैसे ही ये ओलियम नीचे यहाँ जाएगा तो अब ये ओलियम है, यहाँ पर ये आ गया ये ओलियम, ठीक है, H2S2O7। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ओलियम जो होगा ना, ये ओलियम हम वाटर के साथ अब मिलाएंगे, डायरेक्ट SO3 नहीं मिलाएंगे। तो SO3 को पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के क्या करेंगे, ओलियम बनाएंगे, और इस तरीके उसके बाद ओलियम के बाद आप इस वाटर को मिलाएंगे, और ओलियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होती, तो यह खतरा नहीं होता। और अब आप बोलेंगे सर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करें खत्म नहीं होगा, नहीं, आपने सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर ना 2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे, एक जो आप यूज कर रहे हैं मिलाने, ठीक है, एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, और दूसरा आपका नया बनेगा। तो इस तरीके से ओलियम यहाँ आएगा, वाटर ऐड करेंगे, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे ना ओलियम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि वाटर के साथ इसके साथ मिलेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो जाएगा, फिर हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को बाहर निकालेंगे। लेकिन पानी तो ज्यादा है ना, कुछ क्वांटिटी इसके अंदर पानी भी होगा, थोड़ा बहुत डाइल्यूट भी होगा। तो जैसे ही वाटर ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, वो ओलियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है, और सल्फ्यूरिक। तो इसलिए डायरेक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ नहीं, तो पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के ओलियम बना दे, फिर उस ओलियम के साथ वाटर मिलाएंगे, और ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमने कहा कि ओलियम बनाते हैं, और ओलियम बनाने के बाद ही फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, उसके साथ वाटर मिलाएंगे, और क्या बनेगा, यहाँ पर ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे, और ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होती। तो ठीक है, नॉट एक्सप्लोसिव, तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव ना होती है, इसलिए हम ओलियम बना के ना फिर हम क्या करते हैं, फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रिपेयर, और इस तरीके से यहाँ से हम सल्फ्यूरिक एसिड उठाएंगे, कुछ इसके अंदर पानी भी होगा, थोड़ा बहुत डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो चलें अब उसके बाद अब इसी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो स्टेप्स क्या है प्रश्न की, पहली स्टेप में हमने क्या किया था, जो पायराइड बर्नर है, पायराइड बर्नर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, चाहे सल्फर की चाहे आयरन पायराइड की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। या हमने कहा कि इसमें टावर में या तो आयरन पायराइड होता है, उसके साथ बहुत सारा ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो ये ऑक्सीजन इस आयरन पायराइड के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। तो बन गए, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं पहले स्टेप में, आयरन पायराइड, उसके बाद हम सल्फर डाइऑक्साइड को साफ करके यहाँ भेजते हैं, और ऑक्सीजन को भी। ठीक है, तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्यूरिफिकेशन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करेंगे, आप पास थ्रू द फिल्ट्रेशन चैम्बर, आप इन तीनों फिल्ट्रेशन चैम्बर से इनको पास करवाएंगे, जिससे डस्ट इंप्योरिटी जो भी होगी वो साफ हो जाएगी, और साफ होकर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा फिर कि कॉन्टेक्ट टावर में यहाँ पे आ जाएंगे। तो कॉन्टेक्ट टावर में यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के साथ मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, तो वेनाडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और इस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। कितनी होती है, -45 किलो जूल कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी, सॉरी, यहां पर इतनी एनर्जी रिलीज और इतना टेम्परेचर होता है। ये कॉन्टेक्ट टावर में एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन कहां होती है, ये होती है कॉन्टेक्ट टावर में। और हमने कहा जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहां बनेगा, तो इससे क्या होगा, हमने कहा इससे बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है, केमिस्ट ने कहा कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको फेंके, इसको कहीं यूज करें। तो अब आपको पता है यहां पर हमने कहा कि इन गैसेस को पुश करने के लिए, चलाने के लिए यहां फैन और पंप लगाया जाता है। तो उस फैन और पंप को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने कहा यहां पर जो कॉन्टेक्ट टावर में जो एनर्जी ये रिलीज हो रही ना, इसी एनर्जी के जरिए से ही
ये फैन और पंप चलाते हैं। तो इसका मतलब है बाहर से दूसरी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, यही यूज करते हैं। और इससे क्या होगा कि खर्चा कम होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों की जरूरत भी कम होगी। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाया जाता है, जैसे एनर्जी रिलीज हुई वो खुद ब खुद पंप चलेगा और खुद ब खुद इस एनर्जी के जरिए फैन और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनेगा और यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो ही यूज होगी इसमें, ठीक है। इस तरीके से अब आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। फिर हमने कहा सल्फर ट्राइऑक्साइड आगे एब्जॉर्प्शन टावर में जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, ये फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे और H2S2O7 ओलियम बनाएंगे। फिर हमने कहा ओलियम के बाद क्या करेंगे, अब इस ओलियम को H2S2O7 को वाटर के साथ मिलाएंगे और क्या बन जाएगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, इसके साथ कुछ पानी भी होगा, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ प्रिपरेशन थी। अब आ जाए उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है। तो अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड का कोई कलर नहीं होता और ऑर्डरलेस, इसका कोई ऑर्डर भी स्मेल भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन एंड ऑयली, ये ऑयली लाइक होता है और विस्कस, बहुत ही गाढ़ा होता है लिक्विड, ठीक है। ऑफिन हम इसको ना ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है अगर पूछे तो आप कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑयल ऑफ विट्रोल। विट्रोल एक केमिकल कंपाउंड है, विट्रोल एक आयरन का कंपाउंड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड उस विट्रोल से फर्स्ट टाइम बनाया गया था, ठीक है। और ये इसकी नेचर ऑयल लाइक होती है, इसलिए हम इसको ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 10.5 सेंटीग्रेड, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 290 सेंटीग्रेड, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। क्यों होती है मैं आपको बता रहा हूं। इसकी डेंसिटी 1.839 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नाइट्रिक एसिड की तरह। अगर आप भी इसको अगर आपके एटमॉस्फेयर में एक्सपोज बाहर खोल के रखेंगे तो ये वाटर के वेपर को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके आस्ते आस्ते थोड़ा डाइल्यूट होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर है नाइट्रिक एसिड। और ये कोरोसिव भी है, कोरोसिव कहते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर गया तो ये आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो ऐसा केमिकल जो स्किन को डैमेज करे दैट कॉल उसको हम कोरोसिव नेचर कहते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी करता है और ये कोरोसिव नेचर भी होता है, मतलब कि ये स्किन को डैमेज भी करता है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मिस ये डेंसिटी के हिसाब से होती है, ठीक है। इसकी 98 अगर परसेंटेज सल्फ्यूरिक लेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 होती है और 65% अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसकी स्पेसिफिक थोड़ी कम होती है 1.55। इसका मतलब, और वाटर की हम स्पेसिफिक 1 मानते हैं लेकिन इनकी 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है जिसकी स्पेसिफिक ज्यादा तो वो बहुत गाढ़ा होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड काफी गाढ़ा होता है एज ए कंपेयर किसके मुकाबले में, वाटर के। तो वाटर के साथ कंपेयर करके ये निकालते हैं कि ये, ठीक है। अच्छा, इट्स हाई विस्कोसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत गाढ़ा एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह क्या है, अगर आपसे पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी ज्यादा क्यों है, तो आप कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली क्या होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो और चीजों में भी होते हैं, नाइट्रिक एसिड में भी थे, लेकिन यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट और इसके अलावा इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं लेगा, अगर आप देखेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड बनाएगा उधर ऑक्सीजन की साइड पार्शियली और 2 हाइड्रोजन की साइड से। तो इसका मतलब है एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन की साइड से और 2 हाइड्रोजन की साइड से। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड कैन मेक द 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अगला भी 4 बनाएगा, अगला भी, इस तरीके से हर एक 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन की साइड से 2 हाइड्रोजन की साइड से। इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलों में। जब बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है उनको बॉयल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, आपको पता है अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा। तो मैंने कहा वेरियस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल इन मार्केट में ना आपको वेरियस फॉर्म में मिलेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में 65% क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, 35% उसमें वाटर होता है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलेगा मार्केट में। आप बोले कंसंट्रेट, तो उसमें 98% सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 2% वाटर होता है। 100% सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें वाटर नहीं होता। एक होता है सबसे खास फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलता है, उसमें क्या होता है 20% सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये एमसीक्यू आता है कि पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कौन सी गैस होती है, तो आप कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। कितनी, 20%, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये डेंसर होता है क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, ठीक है, और वो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस होता है उसको ये फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये काफी इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए
केमिकल प्रॉपर्टीज के सल्फ्यूरिक एसिड किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। वैसे आप बताएं सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। तो इसकी पहली रिएक्शन अगर आपके सामने हम रखें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड H देता है और बेस OH। तो क्या होगा कि इसके जो H हैं वो इसके OH के साथ मिलेंगे और वाटर बन जाएंगे 2H, तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए कि इसके बाद 2H है, जिसके 2H इसके 2H के साथ मिलेंगे वाटर बनेगा, और बाकी जो सोडियम हो गए वो सल्फेट के साथ मिलकर सॉल्ट बन जाएगा। तो पहली रिएक्शन के ये बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। नेक्स्ट दूसरी क्या है? इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये भी क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, अपने ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन देकर क्या करता है? अगले को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ किसको ऑक्सीडाइज करता है? मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है सल्फ्यूरिक एसिड, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। लेकिन खुद का रिड्यूस होने की अलग अलग प्रोडक्ट बनती है, वो डिपेंड करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं या कंसंट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है आगे वाला मेटल कैसा है, एक्टिव है कम एक्टिव है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें यहां पर तो सबसे पहले जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। कौन सा वाला सल्फ्यूरिक एसिड? डाइल्यूट। अगर आप जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? अपना SO4 ग्रुप इसको देगा, पूरा SO4 ग्रुप, माना ऑक्सीजन तो दे रहा है ना, वो सल्फर समेत पूरा SO4 ग्रुप देगा। SO4 ग्रुप दे या ऑक्सीजन दे, समझो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये SO4 ग्रुप क्या करेगा? जिंक को देगा, जिससे क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? जिंक सल्फेट में, और बचेगा क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो अब मुझे बताएं कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो जिंक को अपना SO4 ग्रुप देकर क्या जिंक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है और हाइड्रोजन गैस अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर खुद किसमें रिड्यूस हो रहा है? उसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद हाइड्रोजन गैस की तरफ में अलग हो जाएगा, रिड्यूस। इसी तरह इसी जिंक के साथ अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं, देखो अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल सेम उसी तरह जिंक को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, इसको अपना SO4 ग्रुप देगा और जिंक को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? जिंक सल्फेट में, लेकिन खुद किसमें रिड्यूस हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड में। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो कंसंट्रेशन चेंज होने से देखो रिड्यूस ऊपर, जब डाइल्यूट की फॉर्म में तो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो रहा है, और कंसंट्रेट की फॉर्म में किस में रिड्यूस हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में। अच्छा नेक्स्ट कॉपर थोड़ा ज्यादा एक्टिव मेटल होता है अगर जिंक के मुकाबले में, तो अगर कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे कंसंट्रेट तो ये इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, माना SO4 ग्रुप देगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? कॉपर सल्फेट में, लेकिन खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो देखो कहीं हाइड्रोजन की फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, कहीं हाइड्रोजन सल्फाइड है, कहीं सल्फर डाइऑक्साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके साथ मिलेगा? वो डिपेंड करता है नेचर क्या है मेटल की, और डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन क्या यूज करें, उसके हिसाब से रिड्यूस होगा, कभी हाइड्रोजन में, कभी हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हमने कहा ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है। अगर आप देखें नॉन मेटल को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? इसको ऑक्सीजन देगा, खाली कार्बन को ऑक्सीजन देके किस में ऑक्सीडाइज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड में, बाकी कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके वाटर की फॉर्म में। लेकिन क्या कर रहा है? कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और खुद रिड्यूस हो रहा है किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में। क्लियर हो गई बात? अच्छा ये सल्फर है, सल्फर भी तो नॉन मेटल है ना, उसको भी क्या करेगा? तवज्जो करना, ये सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर को भी ऑक्सीजन देगा और क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद भी किस में रिड्यूस हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इस सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन इसको देगा सल्फर को और ऑक्सीडाइज करेगा किसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड में, लेकिन खुद भी रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इसलिए मैंने 3 सल्फर डाइऑक्साइड 3 क्यों लिखे? क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर उसका भी यहाँ पे, और जो रिड्यूस हो जाएगा सल्फर, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होगा वो भी SO2 में, इसलिए कि ये SO2 कितने होंगे? 2 यहाँ से जो SO2 रिड्यूस होंगे वो यहाँ पे, और एक सल्फर के जो ऑक्सीडाइज करेगा वो भी SO2 बनेगा, तो इसलिए मैंने सारे इकट्ठे लिखे हैं, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरी रिएक्शन क्या है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसे कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं ऐसा केमिकल जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे और उसमें से वाटर बनाकर रिमूव करे, उसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हमने कहा ऐसा केमिकल जो रिमूव करे वाटर को फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करे? वाटर बना के उसको बाहर निकाल दे उस कंपाउंड से, हम उसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर बना के रिमूव करता है, जैसे शुगर है। अब आपको पता है ये शुगर है, जैसे अगर आप इस तरीके से, ये शुगर है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। तो अगर शुगर है, शुगर के साथ क्या करेंगे? ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, तो क्या होगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे ना, तो क्या करेगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? यहाँ पर ये कितने ऑक्सीजन है?
ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये ऑक्सीजन है और ये 22 क्या है, हाइड्रोजन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इन ऑक्सीजन और इन हाइड्रोजन को वाटर की फॉर्म में क्या करेगा, रिमूव कर देगा। देखो ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए से क्या रहा, शुगर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर निकाल रहा है और बाकी कार्बन को अलग कर देता है, ठीक है, ये कार्बन। इसी तरह ऑक्सालिक एसिड को भी क्या करेगा, यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, यहाँ से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तवज्जो करना, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सालिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ ये ऑक्सीजन क्या होगा कि यहाँ से ये क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर की फॉर्म में करती। बाकी दो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के साथ दूसरा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिलकर उसमें से वाटर निकाल रहा है, H2O निकाल रहा है बना के, माना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकालेगा और जो बचेंगे कार्बन ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएंगे, ठीक है। ये दो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोडक्ट बनती है, इनको ज़हन में रख लेना। अच्छा, इसी तरह फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड में भी सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां से ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर वाटर की फॉर्म में निकाल देगा और बाकी कार्बन के साथ क्या बचेगा, तो मतलब ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये OH और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाटर की फॉर्म में निकाल देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। इस तरीके से यहां से ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में निकाल देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछे फॉर्मिक एसिड को जब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब फॉर्मिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन। और अगर पूछे ऑक्सैलिक एसिड के साथ अगर कंसंट्रेट मिलाए तो वाटर तो निकलेगा तीनों में वाटर, तो मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, वाटर निकाला तीनों में से, लेकिन उनके साथ साथ गैस भी बनती है। तो ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, इज अ सल्फोनेटिंग एजेंट। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेटिंग एजेंट भी है, मतलब ये सल्फोनेट ग्रुप डोनेट द सल्फोनेट SO3H, तो सल्फोनेट ग्रुप डोनेट करता है, ठीक है। तो ये सल्फोनेट ग्रुप डोनेट कर, जैसे नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रो ग्रुप डोनेट करता है, तो ये सल्फोनेट ग्रुप डोनेट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सल्फोनेटिक एजेंट कहते हैं। तो ये किसको डोनेट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है ये हेक्सेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H14 और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, ये सल्फ्यूर। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा अपना ना, ये सल्फोनेट ग्रुप किसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है। अब ये सल्फोनेट ग्रुप देगा, उसको डोनेट करेगा और बदले में यहां से एक हाइड्रोजन लेगा, तो इसका हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर वाटर की फॉर्म में और बाकी सल्फोनेट ग्रुप आ जाएगा इस हेक्सेन के साथ लग जाएगा। देखो एक हाइड्रोजन कम हो गया, वो वाटर की फॉर्म में OH के साथ मिल गया, तो बाकी 13 बचे। तो अब ये प्रोडक्ट बनेगी क्या, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, SO3H जहां भी आए तो सल्फोनिक एसिड कहते हैं, तो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा है, ये सल्फोनेट ग्रुप डोनेट कर रहा है, तो इसलिए हम यहां पे क्या कहेंगे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेटिंग एजेंट है, सल्फोनेटिक है, इट डोनेट द सल्फोनेट ग्रुप, SO ये वाला ग्रुप दे रहा है, ठीक है। इसी तरह बेंजीन को भी देता है, बेंजीन C6H6 है, इसको भी क्या करेगा, ये सल्फोनेट ग्रुप इसको देगा बेंजीन को, ठीक है, और बदले में यहां से हाइड्रोजन लेगा, तो ये सल्फोनेट ग्रुप देगा और बदले में हाइड्रोजन लेके H2O की फॉर्म में बनाएगा और एक जगह हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बाकी 5 हाइड्रोजन बचेगा, तो SO3H लग जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सल्फोनिक एजेंट का भी काम करता है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड, फिजिकल और ये प्रिपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में ठीक है हमने डिस्कस कर लिया। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।